क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। देखिए किस टाइपोलॉजी का प्रश्न है, ये पढ़ो आप पहले, यहां तक, ये यहां तक, ठीक। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। यानी कोई कहानी पढ़ी एक बच्ची की, जब आपने उसकी कठिनाई और उसके साहस को, मान लीजिए आपने मलाला यूसुफजई की कहानी पढ़ी और आपने देखा यार हाँ ब्रेवरी कहानी है, कठिनाई की कहानी है, ठीक है, और आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। तो अब ये किस प्रकार का, यह प्रश्न किस प्रारूप या टाइपोलॉजी का है, ये कहना क्या चाहता है, किस तरह का प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं आपसे। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 56% लोग। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, रिपीटेडली पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, खूब पूछा है प्रीवियस ईयर, कभी उठा के देखना, भर भर के एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस, कम से कम एक क्वेश्चन 15 में से आता है एक्स्ट्रापोलेशन का, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कह दिया होता कि जो कहानी है उसमें कुछ अपना विस्तार करो, एंडिंग चेंज करो, तब भी एक्स्ट्रापोलेटिव ही हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, जो एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या विस्तार करने वाले प्रश्न होते हैं पाठ का, वो चिंतन पे फोकस करते हैं व्यक्ति के या बच्चे के, तो जब सोचने पे मजबूर किया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इसमें 64% लोग फाइनली सही जवाब दे पा रहे हैं, जो क्योंकि मैंने बता ही दिया है। तो ये अभिव्यक्ति परक प्रश्न नहीं है कि बच्चा अपना एक्सप्रेशन करिए। आपको ऐसा लग सकता है कि पत्र लिखना है मतलब हमें खुद से एक्सप्रेस करना है, अगर पत्र वैसे ही लिखना होता, ये नहीं कहानी बताई होती कि आपने कहानी पढ़ी, उसके बाद उस कहानी में उस कैरेक्टर की मनोदशा को देखते हुए, एम्पैथाइज करते हुए, तब आपको एक लेटर लिखना है। डायरेक्ट किसी आपके मित्र को लेटर लिखने को कह दिया होता तो हो जाता अभिव्यक्ति परक, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी पे चिंतन प्रक्रिया, चिंतन मनन करने के लिए, सोचने के लिए जोर देने के लिए पत्र लिखवाया जा रहा है, ना कि आपके मन के एक्सप्रेशन के लिए। समझ रहे हो बात को, कितना माइन्यूट अंतर है। तो ये अभिव्यक्ति परक क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, पाठ पे चिंतन मनन के लिए है ना। तो ये पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, या एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस हम ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं जो आपके टॉपिक पे बेस्ड हो, और आपको जैसे कहानी लास्ट में आपको कहानी की एंडिंग चेंज करने को कह दिया जाए, उस पे सोच करके कुछ विचार करके कुछ नया लिखने को कह दिया जाए, तो जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके आगे आपको उस पे चिंतन करने को कहा जा रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, ये वैसा प्रश्न है। तो पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा शब्दों में 120 शब्द देख के आपका मन करे अरे दीर्घ है, तो दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न हो गया। पढ़ के पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझना है। विमर्श संबंधी प्रश्न, विमर्श कोई आपस में चर्चा थोड़ी हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही ठीक से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे होंगे तो आप पकड़ पा रहे होंगे कि एक एक शब्द गेम बदल देता है आपके हिंदी पेडागोजी में। पहले से मुश्किल हुई है चीजें, सिलेबस बेशक सेम है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, पढ़ने का तरीका डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी में भी आते हैं खूब, क्योंकि पार्ट है सेंटर में और उसके आधार पे सोचने को कहा गया है। अगर पार्ट नहीं होता, इन जनरल कुछ लिखने को कहते तो अभिव्यक्त्यात्मक हो जाता, बड़े ज्यादा शब्दों में लिखने को कहते तो दीर्घात्मक हो जाता, तो और कोई ऑप्शन यहाँ बचता नहीं है। माइन्यूट डिफरेंस मैं आपको बता करके चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सोशल साइंसेस की क्लास है, सोशल स्टडीज की क्लास है, और जो कक्षा में दिया गया वक्तव्य है, जो बातचीत हो रही है, जो बात कही गई है, उससे मुख्य बिंदु समझने की बात कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे, यानी जो भी बातचीत क्लास में हुई, जो भी वक्तव्य हुआ, उससे मुख्य बिंदु तक आप पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसका अपना एक केस का मीनिंग क्या होगा, देखना शौर्य का फोन आ रहा है, और इसका मीनिंग क्या होगा, यानी ये कहना क्या चाहता है, पूछ लो ना, मैसेज करके पूछ लो, कहना क्या चाहता है। अच्छा, कहना क्या चाहता है ये बताइए। सॉरी शौर्य नहीं था। एनीवे, तो इस कौशल को क्या कहेंगे, अध्ययन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं। ये अध्ययन कौशल कहलाएगा, है ना। ये संज्ञानात्मक कौशल नहीं है, कोई ऐसी कॉग्निटिव थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात यहाँ नहीं हो रही। आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, थोड़ा सीडीपी से निकल करके लैंग्वेज पेडागोजी पे आओ, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने के लिए, मुख्य बिंदु क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं मुख्य बिंदु। सिर्फ मुख्य बिंदु समझने पे छोड़ देते कुछ और बात होती, मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। ये स्टडी स्किल्स में आता है, नोट्स बनाना, है ना, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये नोट मेकिंग, नोट टेकिंग आते किसमें, स्टडी स्किल्स में आते हैं। स्टडी स्किल्स क्या होती हैं, नोट्स बनाना, सुनना, समझना, अपने शब्दों में लिखना, अध्ययन कौशल। तो ये अध्ययन कौशल में आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि फोर्थ जो लगे पड़े आप लोग 53%। संज्ञानात्मक कौशल ये तब होता है जब वो अपना ही कुछ सोच के लिख रहे होते। जो वक्तव्य हुआ है यहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच के कुछ मुख्य बिंदु अपनी मर्जी से बना दिया है, जो सुना है उसी के बेसिस पे बनाएंगे और लिखेंगे। तो ये स्टडी करने की एक स्किल है कि आपने नोट्स पढ़े और आप अपने पॉइंट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो ये अध्ययन कौशल है। ये संज्ञानात्मक कौशल नहीं है। संज्ञानात्मक कौशल तब होगा जब आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग का कुछ प्रयोग कर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो लेखन कौशल तो ये नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिख रहे हैं तो लेखन कौशल हो गया। सुन रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कोर क्या है, क्वेश्चन सेंट्रली क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो ये अध्ययन कौशल में आता है, क्योंकि मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। ये आपकी नोट मेकिंग, नोट टेकिंग में आता है। नोट मेकिंग जब आप खुद से बना रहे हैं पढ़ पढ़ के, नोट टेकिंग जब आप लेक्चर के चलते खुद से जो लेक्चर में कहा जा रहा है उसके मेन पॉइंट्स लिख ले रहे हैं। तो जो लेक्चर में कहा जा रहा है वक्तव्य, उसके मेन पॉइंट्स को आप लिख रहे हैं। दिस इज नोट टेकिंग ओनली, और ये क्या है, अध्ययन कौशल है। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करते तो मैं कहती कॉग्निटिव स्किल है, ये संज्ञानात्मक कौशल है, क्योंकि आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद की फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लग रही है। एनीवे, तो ये ओरिजिनल थिंकिंग लग रही है, वैसा तो नहीं हो रहा ना। तो ये स्टडी कौशल है, क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। इमेजिन करके देख लो क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं। अब एक क्वेश्चन इन स्टेप्स पे भी आ जाता है कि आप भाषा को अच्छी तरह लिखना सीखने में कौन सी प्रोसेसेस शामिल हैं।
तो मानस मंथन जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, बच्चे ग्रुप में सोच रहे हैं कुछ, मानस मंथन तो चारों जगह है, तो कैसे आप ढूंढोगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, रूपरेखा, यानी आप एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मंथन से सीधा रूपरेखा, अभी पहले कुछ चूज तो करोगे, कुछ और तो करोगे। फर्स्ट ऑप्शन आंख बंद करके बिल्कुल तुक्का लगा देते हो। 63% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। पढ़ तो लो भाई पूरा। मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु बाद में आया। अच्छा 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 भाई, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम पे या आइडियाज सोचने को कहा जा रहा है। अब इसमें से जो जरूरी, और ये फ्री फ्लो में होते हैं ब्रेन स्टॉर्म, यानी बारिश हो रही है आइडियाज की ब्रेन से, ग्रुप में बच्चे अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं। अब इसमें से जो काम के आइडियाज होंगे उनको नोट किया जाएगा मुख्य बिंदु। तो ये मानस मंथन के बाद मुख्य बिंदु आना चाहिए था। इतनी दूर बाद अगर मुख्य बिंदु आएगा तो कैसे चलेगा। तो मानस मंथन के बाद अगर मुख्य बिंदु आपको कहीं दिख रहा हो, तीनों जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हट ही जाएगा एटलीस्ट। तो फर्स्ट तो नहीं होगा जो आप आंख बंद करके लगे पड़े हैं। ठीक, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, चलो ठीक है। प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, और भाई पहले रूपरेखा तैयार करोगे कि पहले प्रारूप लिख लोगे। पहले रूपरेखा तैयार करोगे, एक आउटलाइन तैयार करोगे, बाद में ड्राफ्ट बनाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा और अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, चलो ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पे ये भी सही है, फर्स्ट ये भी सेम है, सेकंड ये भी सही है, ये भी सही है। मुख्य बिंदु नोट कर लिया जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मानस मंथन किया। फिर प्रारूप बनाया, नहीं भाई साहब प्रारूप बाद में बनेगा, पहले रूपरेखा एक आउटलाइन तैयार करेंगे, फिर आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि लिखना, उसको प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनाया आपने, पहले आउटलाइन बनाओगे कि भाई ये परफॉर्मा है, ये है, ठीक। फिर अंतिम स्वरूप दोगे। अंतिम स्वरूप से पहले अगर प्रूफ रीडिंग लिखा होता तो वो भी सही हो जाता। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है टोटली। इसमें स्टेप्स तो ये कितने भी डाल देते हैं, है ना, कोई लिमिटेड स्टेप्स नहीं है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स हैं राइटिंग में। तो मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुख्य बिंदु आपने नोट किए यानी मेन पॉइंट्स, फिर आपने एक आउटलाइन बनाई, रूपरेखा, प्रारूप एक ड्राफ्ट तैयार किया, और अंतिम स्वरूप दिया। अगर अंतिम स्वरूप से पहले प्रूफ रीडिंग दिया होता तो प्रूफ रीडिंग हो जाता कि फाइनल जो आपने लेटर लिखा है या जो भी चीजें आप लिख के आगे दे रहे हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ना कि कोई और। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। ये क्वेश्चन अब आने लगा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफ कोर्स, तो आप फटाफट से बताएंगे। बोल दे दीजिए राहुल, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। आप में से कई लोग कह रहे हैं बाइलिंगुअल टीच करें। ये हम इंग्लिश पेडागोजी के लिए कर सकते हैं अगर आपका इतना ही मन है तो, बट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ये बाइलिंगुअल डिस्कशन, क्योंकि पेपर में बाइलिंगुअल नहीं आएगा और आपके पास हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं होगा कि आप अगर हिंदी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला पार्ट जा जाके देखते रहें, उतना समय होता नहीं है पेपर में। तो इस बात को लेकर बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि सारे क्वेश्चन अगर आप ट्रांसलेट करने बैठ गए हिंदी से इंग्लिश में, बार बार पेपर में पलटते रह गए तो पलटने में टाइम चला जाएगा। तो आपको आदत तो उसी भाषा में सॉल्व करने की होनी चाहिए कि अगर हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन तो हिंदी में ही सॉल्व कर पा रहे हो, बेशक वो ट्रांसलेटेड ही क्यों ना हो इंग्लिश से। समझ लो बात को, तो वो आपको यहाँ तो ईजी हो जाएगा, पेपर में तो नहीं होगा ईजी। बदलती हैं। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, या विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति को, ये नीति वाली तो बात नहीं है, और ना ही ये जो है ये है कि भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि में अपना रूप बदलती हैं। तो या तो फर्स्ट है या थर्ड है। फर्स्ट 62%, फर्स्ट ऑप्शन से आपको इतना प्रेम है कि आपको लगता है कि जहां फर्स्ट लिखा हुआ है वो दुनिया का बेस्ट जवाब है ना। अगर फर्स्ट आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव ना लगे, या थोड़ा छोड़ दो, अगर मैं कहूँ पूरा नेगेटिव ना हो फर्स्ट, तो सब आंख बंद करके फर्स्ट ही जवाब देना शुरू कर दें, है ना। कि अगर पूरी तरह से सामने से फर्स्ट ऑप्शन ईंट ही फेंक के ना मार रहा हो तब तक आप मना नहीं करते कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। समझ लो, चलो खैर देखते हैं। हमने क्या हटाए थे, दो ऑप्शन हटाए थे कि कैसे रूप बदलती हैं भाषाएं और कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए। इससे ट्रांसलिंग्विज्म का कोई भी लेना देना नहीं है। पर भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है, तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने संबंधित है, तो वो ट्रांसलेशन जैसी बात हो गई, बट पूरी तरह से उसको गलत नहीं कह सकते। हमें अब दोनों ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, उसके साथ जाएंगे। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, एक तरह से हम कह सकते हैं पेडागोजिकल टेक्निक है। परभाषा व्यवहार जो है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं, तो जो आपकी वो होती है ना मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद, उसको सिद्ध करने के लिए एक टेक्निक है ट्रांसलिंगुअलिज्म, कि आप एक से दूसरी भाषा में चले जाते हैं इफेक्टिवली। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। अगर एक बच्चे को 4 भाषाएं आती हैं, आप उसको चारों भाषाओं में अपनी बात कहने के लिए अलाउ करते हैं, ये ट्रांसलैंग्वेजिंग है। ठीक है ना। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार, सिर्फ ये दूसरी भाषा तक सीमित नहीं है कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आप ट्रांसलेट या फिर फ्लेक्सिबली स्विच कर सकते हैं कि एक नहीं दूसरी या जितनी भी भाषाएं आती हैं, जो भाषा का मन करे वो भाषा बच्चा बोल सकता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे कहीं बेहतर ऑप्शन जो एक्जैक्टली ट्रांसलिंगुअलिज्म या ट्रांसलैंग्वेजिंग के बारे में बात करता है। ट्रांस का मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज होने की बात हो रही है, तो कई सारी भाषाएं एक साथ फ्लेक्सिबली यूज हो पा रही हैं। ये टेक्निक है अपने आप में पेडागोजिकल। ध्यान रखिएगा, आगे फिर आएगा एक सवाल इस तरह का कुछ। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, ना कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए, यानी आपकी वोकैबुलरी एनरिच्ड हो, बेहतर हो, है ना। वोकैबुलरी से मुझे याद है एक सवाल कि एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी और दूसरी होती है पैसिव वोकैबुलरी। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, उस पर हम आएंगे। सक्रिय शब्द संपदा और निष्क्रिय शब्द संपदा हिंदी में अगर कहें तो अभी तो आप पहले इसका जवाब दीजिए, फिर उसको, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कम से कम क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। हवा टाइट हो गया सबका, बहुत बढ़िया। जब वो तो स्थिति ये है कि मैं कभी भी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। जो पेपर में आने चाहिए आते हैं, पैटर्न है, लेवल है, वही तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। कि हार्ड क्वेश्चन हम इसलिए करें क्योंकि टीचर की ईगो सेटिस्फाई हो या आपकी ईगो सेटिस्फाई हो। उससे कुछ नहीं होने वाला कि 10% लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अब वो मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेंगे, जबकि पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 या 20 ही क्वेश्चन मुश्किल आने हैं, और जिसने पैटर्न में पढ़ाई की है वो मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेगा। तो मिक्स्ड लेवल होना चाहिए कि इतने परसेंट मुश्किल, इतने परसेंट इजी। एनीवे 76% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी लग रहा है। इस बार मुझे बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने सही जवाब दिया कि कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट,
डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्लास में यूज करने लग जाए टीचर, तो इसको रियलिया कहते हैं। इंग्लिश में ये बहुत पहले से आता है, हिंदी में अभी आना शुरू हुआ है जब से ट्रांसलेशन शुरू हो गया है पेडागोजी में। नहीं तो इंग्लिश पेडागोजी में तो ये जमानों से आता है, आप कोई पेपर उठा लो 2012, 13, 14 सब में मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। तो वास्तविक वस्तुएं या रियलिया कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स। जब क्लासरूम में लाया जा रहा है कि बच्चे की वोकैबुलरी बेहतर हो, कि जैसे मैं कभी भी बात करती हूँ तो अगर मैं बॉटल उठा करके या फोन उठा करके आपको इसको एग्जांपल के रूप में एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज कर ले रही हूँ, इसका मतलब ये रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट है जो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए लाया गया है, या क्लासरूम में हेल्प हो टॉपिक को और क्लियर करने के लिए लाया गया है। ठीक, तो ये बात एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई भी गलती आप लोग ना ही करें। शिक्षण सामग्री है, लेकिन शिक्षण सामग्री के अंदर भी ये वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहलाती हैं। तो आपको स्पेसिफिक आंसर पे जाना है। ये वैसा ही हो गया जैसा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि फर्स्ट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास, देखो ऑप्शन वो सही होता है जो बाकियों से बेहतर हो या बाकियों को अपने अंदर कवर कर ले, इंक्लूड कर ले। वो भी उससे भी बेहतर कई बार वही हो जाता है जो स्पेसिफिकली पूछा गया है, जो सबसे बेहतर है। खाना पकाने के बर्तन, ये तो फालतू बात है, आपको पीछे का मतलब समझना है। पेडागोजी में जो सामने कहा जा रहा है उसके आगे जाना है, लिटरल मीनिंग से आगे जाना है, वास्तविक जीवन के कार्य नहीं। ये